ionic bond and lattice. चलिए, तो अब एक नया पॉइंट यहाँ पर हम देखते हैं। हमने पिछले बार देखा था कोवेलेंट बॉन्ड, अब अपने को देखना है यहाँ पर आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, सो आयोनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, बेसिक से जाएंगे हम एकदम। आयोनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, आयोनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है। चलिए सब लोग जरा ध्यान से देखिए, जो लोग एब्सेंट थे स्पेशली वो लोग हिलो मत ज्यादा, इधर देखो। अब यहां पर आ रहा है आयोनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है ना बेंच में, कुछ कील व्हील नीचे? ठीक है, हाँ इधर देखो, ठीक है, ओके ओके ठीक है, नहीं है प्रॉब्लम, नहीं है कुछ भी। हाँ यस, तो इसका डेफिनेशन हमने क्या देखा था? बॉन्ड which is formed by the transfer of electron। ठीक है, तो यहां पर ये देखिए, bond formed by the transfer of electron or electrons, electron या electrons is called ionic bond और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, दोनों एक ही है। ठीक है, तो इसमें दो कंसेप्ट जो पीरियोडिक टेबल में अपने हुए हैं, जैसे सोडियम। अगर आप सोडियम को देखेंगे तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था 2,8,1। वो आसानी से लास्ट शेल वाला अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है। सोडियम जब एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो बन जाएगा Na+। ठीक है, तो हम कहेंगे 2,8 वो ऑक्टेट स्टेट में आ गया, यहाँ पर स्टेबल हो गया। उनको बोलो, हाँ इधर देखो, ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया इसने। इलेक्ट्रॉन लॉस किया मतलब इलेक्ट्रॉन निकला बाहर, और इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अपने को क्या करना पड़ता है? एनर्जी देना पड़ती है। और एनर्जी कौन सी है? नाम बोलो उस एनर्जी का, एनर्जी का नाम बोलो। आयनाइजेशन। आप जाइए ना आराम से, ठीक है। तो यहां पर देखो, डेल्टा IH भी लिखते हैं इसको, या ION भी लिखते हैं, आयनाइजेशन। ठीक है, सो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव आउटर इलेक्ट्रॉन, इसको हम क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन एंथैल्पी। इसमें आपको लेकिन एक पॉइंट याद रखना है, और वो पॉइंट क्या है? ये जो सोडियम है ये गैसियस स्टेट में, नॉट सॉलिड, और ये जो आयन बन रहा है ये भी गैसियस स्टेट में है। वरना सॉलिड सोडियम को पहले गैस बनाने के लिए जो एनर्जी लगती है उसको बोलते हैं एंथैल्पी। क्या बोलते हैं उसको? आगे बोलो ना, मैंने इतने बोला। सब्लिमेशन भूल गए, मैंने बताया था एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। सॉलिड से गैस में जाने के लिए जो एनर्जी लगती है उसको क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। वो हमने यहां पर काउंट ही नहीं किया अभी, उसको समझा आपको? ठीक है, तो अब यहां पर जो है इसके लिए जो एनर्जी अपने को लगती है, देखो यहां मेंशन किया है, ये मेंशन किया, देखो अगर हम सोडियम गैस स्टेट से सोडियम आयन बनाते हैं तो इतना एनर्जी अपने को लगता है 495.8 किलो जूल। कितना? डेल्टा HI कितना लगेगा? 495.8 किलो जूल। इतना एनर्जी सप्लाई करे तो वो इलेक्ट्रॉन निकलेगा 1 मोल, 1 मोल इलेक्ट्रॉन। 1 मोल मालूम है ना? मतलब कितने गैस के एटम रहेंगे यहाँ पर? 6.022 इंटू 10⁻23 मालूम है आपको? तो इसके लिए इतने लगते हैं। मैं बेसिक आपको फिर से एक बार बता देता हूं, जरा ध्यान से देखो नए लोग। हम जब बात करते हैं यहाँ पर 1 मोल सोडियम, तो एक सोडियम नहीं रहता हो, कितने रहते हो? 6.022 इंटू 10⁻23 इतने सोडियम होते हैं वो। इसका मतलब होता है 1 मोल। क्या होता है? 1 मोल। तो 1 मोल सोडियम में से 1 मोल इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। 1 मोल इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अपने को एनर्जी लगता है 495.8 किलो जूल। चलो देखो, दूसरा चाहिए अपने को NaCl बनाने के लिए, कौन चाहिए? क्लोरीन। कौन चाहिए NaCl बनाने के लिए? क्लोरीन। तो अब देखिए, क्लोरीन अगर मुझे बनाना है तो मुझे गैसियस क्लोरीन लेना पड़ेगा, लेकिन क्लोरीन क्या फॉर्म में होता है? Cl2। लेकिन अपने को एक ही Cl चाहिए तो क्या लिखना पड़ेगा? हाफ Cl2। और ये भी अपने को कौन से स्टेट में लेना है? गैस स्टेट में लेना है।
ठीक है। अब यहां पर इलेक्ट्रॉन ऐड होने वाला है। क्या होने वाला है? यहां पर इलेक्ट्रॉन ऐड होने वाला है। हाफ Cl2 का मतलब एक Cl, लिखते हैं इसको स्टैंडर्ड Cl2, लेकिन हाफ Cl2 मतलब एक Cl। ये इलेक्ट्रॉन यहां पर ऐड होगा तो ये बनेगा Cl माइनस। क्या बनेगा ये? इसके पास, समझ में आ गया ना आपको? पहले से 7 थे और एक इलेक्ट्रॉन आ गया तो माइनस बन जाएगा ये गैस स्टेट में। ठीक है। हाफ Cl2 मतलब एक Cl, तो ये बना एक Cl माइनस, एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद। तो जब इलेक्ट्रॉन ऐड होता तो एनर्जी बाहर निकलती, पड़े अपन ने इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, याद है क्या? तो एक मोल गैस एटम को एक मोल निगेटिव में यानी एनायन बनने के लिए जो एनर्जी लगेगा उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। क्या बोलते हैं उसको? और वो भी यहां पर शायद दिया हुआ है -348.7। कितना है? -348.7 किलो जूल, इतना एनर्जी। अब चलो हम दोनों को मिला देते हैं। 495.8 -348.7। हाँ, तो चलो माइनस करेंगे, कितना आएगा? 1। 15 में से 8 गया, 15 में से 8 7, 3 कौन बोल रहा था? हाँ, उसके बाद ये 8 में से 4 4, 4 में से 3 1, 147 प्लस में आ रहा है ना? अरे बोलो ना। प्लस मतलब एंडोथर्मिक के एक्सोथर्मिक? एंडो, ऐड करना पड़ रहा है ना, प्लस मतलब ऐड करते एंडो। लेकिन जब प्रैक्टिकली देखा जाता है, ये तो हमने थ्योरेटिकली निकाला स्टेप बाय स्टेप कि इसका इतना होता है, इसका इतना होता है, दोनों को मिलाए तो इतना होना। लेकिन जब प्रैक्टिकली हम देखते हैं तो 1 मोल Na प्लस आयन और 1 मोल Cl माइनस आयन जब जुड़ते हैं तो बनता है NaCl। आंसर ये नहीं आता है, हालांकि ये आंसर यहां पर होना चाहिए ना। ये हम क्या कर रहे हैं? प्रैक्टिकली देख रहे हैं। हम क्या देख रहे हैं यहां पर? इसको प्रैक्टिकली। और ये ऊपर वाला क्या था? थ्योरेटिकल, कि इसका इतना रहता है, इसका इतना रहता है, दोनों मिलकर इतना मिलना चाहिए ना। इसका 1 मोल, इसका 1 मोल जब मिलेंगे तो आंसर क्या आना चाहिए ना। लेकिन आंसर आता है दिस वन। जब हम सॉलिड स्टेट में पहुंच जाते हैं, इसको गैसियस से हम जब सॉलिड में ले जाते हैं तो आंसर आता है -788 किलो जूल, जो बता रहा है कि रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। तो साइंटिस्ट बोलते हैं इतनी एनर्जी बाहर निकली कैसा? तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। उसका नाम है बॉर्न हाइबर साइकिल। क्या नाम है उसका? बॉर्न हाइबर साइकिल। वहां तो डिटेल में आएगा ही, यहां पर भी पढ़ना है। इसको जरा ध्यान से देखते रहो, अभी इधर बात नहीं करना, इधर देखो। अब यहां पर ये इतनी एनर्जी बाहर निकली क्यों? तो साइंटिस्ट बोलते हैं कि NaCl का स्ट्रक्चर या किसी भी आयोनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर ये बिल्कुल अपना कोवेलेंट जैसा नहीं होता है। कोवेलेंट कंपाउंड में क्या होता है पता है आपको? एक H और एक Cl शेयरिंग करा, बॉन्ड बनाया HCl। तो HCl एक मॉलिक्यूल है सेपरेट, दोनों मिलकर हाइड्रोजन Cl घूम रहे अंदर बीकर में। अरे समझा क्या? हाइड्रोजन ने Cl से हाथ मिलाया, दोनों हाथ मिलाकर घूम रहे। और बाजू में दूसरे HCl की जोड़ी है, इधर एक HCl की जोड़ी है, हाथ भी बता रहे एक दूसरे को। अरे समझा क्या? हाँ, तो 2 HCl शादीशुदा जोड़े साथ में घूम रहे हैं, इधर एक जोड़ा घूम रहा है और वो आपस में वीकली इंटरेक्टेड होते हैं, उसको बोलते हैं हम इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। अरे मालूम है कि नहीं है? लेकिन दोनों HCl अलग अलग अपनी, ये मॉलिक्यूल्स है क्या ये? लेकिन आयोनिक कंपाउंड ऐसे नहीं रहते। NaCl ऐसे दो, एक Na और एक Cl दोनों हाथ पकड़ के नहीं घूमते, बल्कि ये सिस्टमेटिक अरेंजमेंट होता है। इस तरह से उनका एक क्रिस्टल तैयार होता है जिसको बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस। ये इस तरह से दिखता है, जरा ध्यान से देखो। ये जितने भी पिंक वाले आपको दिख रहे हैं, यहां पर दिख रहा है पिंक, ये जितने पिंक दिख रहे हैं वो Na है, और जो Cl माइनस ब्लू है वो Cl माइनस है। गेटिंग? ये इस तरह, इनको बोलते हैं लैटिस स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं इसको? सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री में आपको पूरा डिटेल में है, लेकिन मैं शॉर्ट में आपको यहां पर बताता हूं, जरा ध्यान से देखो। एक्चुअली क्या होता है, लैटिस पॉइंट किसे बोलते हैं? लैटिस पॉइंट,
पहले वो आपको समझना पड़ेगा। लैटिस पॉइंट। आपके घर में फर्शी है? हाँ होंगे। आप पुराना जमाना तो नहीं है, गोबर लिप देंगे, ठीक है ठीक है, छी नहीं गोबर, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, या अपने ये क्लास पे देख लो, टाइल्स दिख रहा है आपको, टाइल्स। तो ये टाइल्स का एक पैटर्न देखो, सिस्टमेटिक पैटर्न है इस तरह से। ये पैटर्न क्या होता है? रिपीट होता है पैटर्न, आपने देखा है ना? अरे बोलो ना। तो यहां ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है एग्जैक्टली रिपीट होने वाला है यहां पर, फिर एग्जैक्टली रिपीट होंगे यहां पर, डिस्टेंस बराबर रहेंगे। सो दिस इज अ फिक्स पैटर्न। क्या ये फिक्स पैटर्न? लेकिन मैं अगर कोई ऐसे नए टाइल्स लगाता हूं कुछ इस किस्म के, तो इसका पैटर्न अलग है ना, लेकिन इसका भी एक लैटिस पॉइंट है, समझा आपको? इसका भी अपना एक लैटिस पॉइंट है। तो ये सिस्टमेटिक पैटर्न में जो रिपीटेटिव यूनिट्स आते हैं, ये जो रिपीटेटिव यूनिट्स आ रहे हैं फिक्स पैटर्न में, उसको बोलते हैं लैटिस पॉइंट। पॉइंट्स जिसको बोलेंगे रिपीटेटिव पॉइंट्स इन अ फिक्स पैटर्न, दे आर कॉल्ड लैटिस पॉइंट। क्या बोलते हैं उसको? लैटिस पॉइंट। तो ये पूरे फिक्स पैटर्न को हम लैटिस पॉइंट बोलेंगे, जो बीच बीच में पॉइंट्स आ रहे हैं। अब अपने इसके देखो, ये भी सिस्टमेटिक आ रहा है ना, और देखो ना, देखो Na, सॉरी Cl NaCl, फिर आगे देखो आप अल्टरनेट है, लेकिन अरेंजमेंट देखो आप सिस्टमेटिक है। Cl के बाद फिर Na, फिर कौन है? नीचे भी जाओ तो आप देखो Cl NaCl, तो अल्टरनेट एकदम सिस्टमेटिक पैटर्न है। तो एक अल्टरनेट सिस्टमेटिक पैटर्न यहां पर सोडियम क्लोराइड का रॉक सॉल्ट जो रहता है ना, जो निकलता है रॉक सॉल्ट नेचुरल, वो इसका स्ट्रक्चर है ये, ठीक है ओके। तो सिस्टमेटिक पैटर्न है जिसमें रिपीटेटिव यूनिट्स आ रहे हैं या रिपीटेटिव पॉइंट्स आ रहे हैं, इनको बोलते हैं लैटिस पॉइंट। क्या बोलते हैं इनको? तो दीज आर द रिपीटेटिव फिक्स पैटर्न पॉइंट्स, दे आर कॉल्ड लैटिस पॉइंट। समझा आपको? तो अपना NaCl वैसा नहीं है HCl के जैसा, जो दोनों घूम रहे बीकर के अंदर हाथ पकड़ के। ये सिस्टमेटिक पैटर्न में अलग अलग नहीं होते। हाँ, डिसॉल्व होने के बाद आयंस बनते अलग बात है, लेकिन जब वो सॉलिड रहेगा तो ऐसा रहेगा। समझा आपको? तो साइंटिस्ट बोलते हैं ये जो डिफरेंस आया ना, इसकी वजह से आया। डिफरेंस तो ये था, लेकिन इतनी सारी एनर्जी निकली क्यों? वही पुराना बचपन का कंसेप्ट, जब भी दो पार्टिकल नजदीक आते तो एनर्जी रिलीज होती है। अरे 8 9 में था ना आपको, और इनको दूर करना है तो एनर्जी देना पड़ती है। तो डेफिनेटली इतने सारे Na+ यानी कितने, अगर एक मोल भी लिया अपन ने, कितने 6.022 इंटू 10⁻23 सोडियम, 6.022 इंटू 10⁻23 Cl-। जब इतने सारे नजदीक आएंगे तो बहुत एनर्जी बाहर निकलेगी ना। अरे बोलो ना। वो जो एनर्जी बाहर निकल रही है -788, तो इसी को बोलते हैं लैटिस इंथैल्पी। क्या बोलते हैं उसको? हाँ, इंथैल्पी मतलब एनर्जी चेंज, इंथैल्पी मतलब, तो उसको लैटिस इंथैल्पी नाम क्यों दिए? क्योंकि लैटिस स्ट्रक्चर बन रहा है ना, लैटिस पॉइंट। समझा आपको? तो इसको अब इसके क्रिस्टल बन रहा है, पूरा क्रिस्टल, पता है ना आपको, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? क्रिस्टल लैटिस। क्या बोलते हैं इसको? तो इसको अगर अपने को एक्सप्लेन करना है कि व्हाट इज लैटिस इंथैल्पी, तो आप बोलेंगे इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ क्रिस्टल लैटिस इज फॉर्म्ड। समझा? कि 1 मोल क्रिस्टल लैटिस जब सॉलिड बनेगा तो नजदीक आना पड़ेगा ना आयंस को, तो उसके लिए जो एनर्जी बाहर निकलती है उसको बोलते हैं लैटिस इंथैल्पी। और जितनी ज्यादा लैटिस इंथैल्पी बाहर निकलेंगी, उसके आयंस उतने ज्यादा नजदीक क्लोज पैक होते हैं और स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है, और वो स्ट्रॉन्ग आयोनिक कंपाउंड होता है, जल्दी डिसॉल्व नहीं होता है। समझा आपको? अरे समझा आपको? क्योंकि उसको डिसॉल्व करना है तो अलग करना है ना, तो अब जितनी लैटिस इंथैल्पी बाहर निकली वापस देना पड़ेगी ना अंदर। अब पानी के पास उतनी एनर्जी है तो देगा, नहीं तो नहीं देगा। तो अगर लैटिस इंथैल्पी कम है तो आसानी से डिसॉल्व, अगर ज्यादा है तो आसानी से डिसॉल्व वो चीज नहीं होती है। समझा आपको? तो आपको आयनिक कंपाउंड क्या होता है समझ में आ गया, लैटिस इंथैल्पी क्या होता है समझ में आ गया। अब एक अच्छा आयोनिक बॉन्ड बनने के लिए मेन पॉइंट्स 2 ही है, ध्यान से देखना है इसको, जो पहले मैं आपको बता चुका हूं, एग्जाम्पल के साथ बताया मैंने, लेकिन यहां पर इसने समझो इन जनरल बताया इसको, ठीक है। ये कभी कभी मजाक करता है ये।
तो आप लोगों ने बुरा नहीं मानना, ठीक है। चलिए वो पॉइंट्स क्या है जरा ध्यान से देखो। पहला पॉइंट है द ईज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन फ्रॉम द रिप्रेजेंटेटिव न्यूट्रल एटम। जितना आसानी से पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन बनेंगे उतना अच्छा आयोनिक कंपाउंड बनेगा। जैसे अगर किसी को पॉजिटिव कैटायन बनना है, जैसे हमने Na+ बनाया तो हम अभी M कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी हो सकता है वो, तो जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन निकलेगा उतना अपने को यहां पर डेल्टा H मतलब कौन, आयनाइजेशन, उतना कम लगेगा। कम एनर्जी में जो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देता है तो अच्छे से Na+ बनाएगा ना, या Mg+2 बनाएगा, या Ca+2 बनाएगा, कोई भी कैटायन बनाएगा। अरे बोलो ना, अरे बोलो ना। तो सबसे कम आयनाइजेशन इंथैल्पी किसकी है पीरियोडिक टेबल में पढ़े अपन ने, लेफ्ट वाले या राइट वाले? एक ही लड़के ने आंसर दिया लेफ्ट, ठीक है, राइट है। लेफ्ट वाले जो है अपने फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप, इनके साइज बिग है, साइज बिग है, इलेक्ट्रॉन दूर है न्यूक्लियस से, आसानी से निकल जाता है, एनर्जी कम लगती, बराबर है। तो लेफ्ट ग्रुप वाले यानी फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप वाले कौन? लीना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ये अच्छे कैटायन बनते, कम एनर्जी में इलेक्ट्रॉन बाहर, कम एनर्जी में इलेक्ट्रॉन बाहर मतलब आसानी से क्या बन जाता, कैटायन। तो आसानी से कैटायन बनने वाले आसानी से आयोनिक कंपाउंड बनाते। दूसरा, अब उधर वाले अपन देखेंगे जो आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और बन जाते हैं M- यानी एनायन। ये डिपेंड करता है जिसकी जितनी अच्छी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी है। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी अच्छी मतलब हाई निगेटिव वैल्यू, क्या होना चाहिए, हाई निगेटिव वैल्यू, जो जितना ज्यादा एनर्जी रिलीज करता है। और वो कौन है, जो आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन करता है, हेलोजन फैमिली, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो, बराबर है ना। अरे बोलो ना, क्योंकि स्मॉल साइज है, स्मॉल साइज है तो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन इजीली अंदर ऐड होगा, अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो खींचेगा जल्दी, एनर्जी ज्यादा रिलीज, तो हाई वैल्यू ऑफ नेगेटिव मिलने वाली है। तो जो हाई नेगेटिव वैल्यू देते हैं इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और पॉजिटिव में लो वैल्यू पे काम हो जाता है आयनाइजेशन इंथैल्पी, तो ये अच्छे बनाते हैं आयोनिक कंपाउंड। समझा, ये पॉइंट ये बोल रहा। दूसरा, the arrangement of the positive and negative ion in the solid, that is the lattice of the crystal compound। ये भी डिपेंड है कि वो जो क्रिस्टल बन रहा है वो कितना क्लोज पैक है, और वो डिपेंड करता है आयंस के साइज पर, और अलग अलग कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं, आगे हम देखने वाले हैं उसको। तो जितना अच्छा स्ट्रक्चर पैक होगा उतना अच्छा आयोनिक कंपाउंड बनेगा। सेकंड, थर्ड, यहां पर आप देखेंगे एक जनरल पॉइंट दिया हुआ है, द फॉर्मेशन ऑफ द पॉजिटिव आयन इन्वॉल्व्स आयनाइजेशन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो मैंने आपको बताया, फ्रॉम न्यूट्रल एटम, दैट इज ऑफ द नेगेटिव आयन इन्वॉल्व इन द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका रिमूवल और इसका इलेक्ट्रॉन एडिशन जितना अच्छे से होगा प्रॉपर उतना अच्छे से वो बनाएगा सॉलिड कंपाउंड, ठीक है। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या होती है मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। लैटिस इंथैल्पी क्या होती है मैंने वो भी आपको बता दिया है, डिफरेंस कैसे आता है वो भी मैंने आपको प्रैक्टिकल बता दिया। अब हम लैटिस इंथैल्पी के बाद यहां पर बढ़ने वाले हैं बॉन्ड पैरामीटर्स, उसके अलावा हम कुछ एप्लीकेशन और आयनिक कंपाउंड के एग्जाम्पल भी देखेंगे इसके बाद में। पहले इसको आप फटाफट लिखेंगे।